तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए अपने पास दो बॉल्स हैं। ठीक है, हम दो बॉल्स पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इजी होगा। ठीक है ना, लिसन, ये बॉल ए है सपोज, और ये बॉल बी है। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉल्स हैं ये मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से। ठीक है, मान लो बॉल ए जो है वो सपोज यूए वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट? यूए इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, और बॉल बी जो है मान लीजिए वो यू बी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब सपोज कि ये जो वेलोसिटीज इनकी है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो बॉल ए की वेलोसिटी है या स्पीड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉल बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इसको सिंपल थोड़ा समझने के लिए, सिंपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड है, और मान लीजिए ये 3 मीटर पर सेकेंड। समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो सीधे दिख रहा है कि ये बॉल बी जो है ये तो सामने चल रही है लेकिन ये स्लोअर है, और बॉल बी ए जो है जो पीछे से आ रही है वो थोड़ी तेज है, 2 मीटर पर सेकेंड उससे ज्यादा फास्ट है। तो इसका मतलब बॉल ए जो है वो सामने वाली बॉल के साथ टकराएगी, है ना? पीछे आके इसके साथ क्या करेगी? कोलाइड, टकराएगी इसके साथ, है ना? तो मान लीजिए मैंने दूसरी पिक्चर खींच ली जब ये दोनों टकरा रहे थे। ठीक है, तो ये है आपका बॉल ए और ये है आपका बॉल बी। ठीक है, दिस इज योर बॉल ए, दिस इज योर बॉल बी। ठीक है, और ये कब की पिक्चर है? ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, बिल्कुल टकराने के टाइम, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये कब की थी? ये थी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब जब ये बॉल ए बॉल बी के साथ टकराई, ठीक है, तो हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ? कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के मतलब से टकराएंगे, ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? कि ये जो फोर्सेस लगेंगे एक दूसरे पे ये इक्वल और अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगे। हमें पता है कि बॉल ए बी पे फोर्स लगाएगी, राइट? ये वो फोर्स है, फोर्स एफ। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं इसको लिखूंगा एफ ए बी, यानी कि फोर्स बाय ए ऑन बी। ठीक है, और साथ में ही आपको पता है कि बी बॉल भी ए पे फोर्स लगाएगी, बिल्कुल इतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? तो इसका मतलब यहां मैं एक फोर्स बनाता हूं इस तरह से, और उसको मैं लिखूंगा एफ बी ए, यानी कि फोर्स बाय बी ऑन ए। समझ आ रहा है? और हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। याद है मैंने न्यूटन थर्ड लॉ में आपको कैसे बताया था कैसे लिखना है? इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ये कुछ इस तरह से हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए मैं माइनस साइन एक के साथ लगा के रखूंगा। इट डजेंट मैटर आप किसके साथ माइनस साइन लगा रहे हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे उसके अपोजिट जो दूसरा फोर्स होगा वो खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हमें पता है जैसे ही ये बॉल सब टकराएंगे, अब कोई बॉल फास्ट हो जाएगी, कोई स्लो हो जाएगी, है ना? मान लीजिए कि ये बॉल ए जो है इसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है, और इसी तरह से बॉल बी की भी स्पीड चेंज हो गई।
तो अब मैं क्या करता हूं, ए और बी, मुझे नहीं पता ना स्पीड्स में क्या चेंज आई है, तो हमको जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे हमें पता चलेगा कितना स्पीड चेंज हुआ। लेकिन फिलहाल इतना तो हम लॉजिक से बता सकते हैं कि इनकी स्पीड चेंज हुई होगी। अब ये अगर इनिशियल वेलोसिटी थी तो मैं फाइनल वेलोसिटी को वी ए से लिखूंगा और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी को वी बी से लिखूंगा, हाँ है ना। कितनी चेंज आई वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये बॉल ए है आपका, ये बॉल बी है, और ये जो पिक्चर मैंने खींची है ये आफ्टर कोलिजन की थी, आफ्टर कोलिजन की थी, ठीक है। अब इन तीन पिक्चर्स को हम अगर स्टडी करें, ठीक है, अगर हम इन तीन पिक्चर्स को अलग अलग करके स्टडी करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। हम ये सब ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से हम ये लॉ यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये डिराइव करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है कि बिफोर कोलिजन अगर मैं सिर्फ बॉल ए की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बॉल ए की बात करूं, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा हमें पता है कि बॉल ए का मास कितना है, सपोज एम ए, ठीक है। देखिए मास ऑफ बॉल ए, ठीक है, सपोज मैं उसको एम ए से डिनोट कर रहा हूं, और इसी तरह से जो आपका मास ऑफ बॉल बी है, मास ऑफ बॉल बी मैं उसको सपोज एम बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉल ए की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए कितना है वो, उसको मैं यू ए से डिनोट कर रहा हूं। इसी तरह से मैं सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, सपोज मैं उसको यू बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये सब चीजें लिख रहा हूं सो दैट जब मैं इनको यूज करूं आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए उसको मैं वी ए से डिनोट करूंगा, ठीक है। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी जो है उसको मैं वी बी से डिनोट करूंगा। और अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, बॉल ए का मास तो चेंज नहीं हुआ है, उसका क्या चेंज हुआ है, उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। देखिए जब वो इनिशियली कोलिजन से पहले देखें तो उसकी स्पीड कुछ थी, कोलिजन के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है ना, क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो चेंज नहीं हुआ लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हुआ है ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी ए का मोमेंटम चेंज हुआ है कोलिजन की वजह से। इसी तरह से बॉडी बी का भी मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, आई कैन से दैट मोमेंटम चेंज इन बॉल ए कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना था m इंटू यू ए, फाइनल मोमेंटम कितना है m इंटू वी ए, राइट। तो अगर मुझे चेंज निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, तो इसका मतलब m a v a माइनस, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m a u a, राइट। ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। अगर चेंज इन मोमेंटम मुझे निकालना आ गया, ठीक है, बॉल ए का, तो इसी तरह से मैं बॉल बी का भी निकाल सकता हूं, है ना। तो मैं कह सकता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी कैसे लिख सकता हूं, एम बी वी बी, हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी माइनस एम बी यू बी, हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब ये टकराए थे, टकराने की वजह से तो इनमें मोमेंटम चेंज आया था, तो ये टकराए कितने टाइम तक होंगे। लेट्स अज्यूम कोई भी टाइम टी ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा कोई भी टाइम टी, हमें नहीं पता एग्जैक्टली बट लेट्स सी, लेकिन इतना तो है ना, जितने टाइम तक बॉल ए बी से टकराई उतने टाइम तक बी भी ए से टकराया होगा, तो इसका मतलब टाइम इक्वल था,
राइट इनका टकराने का टाइम यानी कि ए का बी से टकराना और बी का ए से टकराना सेम इक्वल टाइम में ये दोनों एक दूसरे से टकराए थे, तो इसका मतलब टाइम जितना भी था इक्वल था, राइट टाइम टी से उसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे पता चल गया ये कितने टाइम तक टकराए थे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम चेंज हुआ ये कितनी तेजी से हुआ या ये कितने टाइम में हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो फोर्स अप्लाइड होता है, यानी कि इनके बीच में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाया वो मैं पता कर सकता हूं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉल ए, ठीक है, तो ये हो गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम टी, है ना, राइट। ये तो किसका चेंज हुआ, ये चेंज हुआ बॉल ए का मोमेंटम। अच्छा ये किसने चेंज किया था, ये चेंज हुआ था बॉल बी से टकराने के कारण, राइट। तो इसका मतलब ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है ये बॉल बी से टकराने के कारण हुआ है, ठीक है। और टकराने के कारण क्यों, क्योंकि बॉल बी ने ए पे फोर्स लगाया, बॉल बी ने ए पे फोर्स लगाया। इसका मतलब ये असल में कौन सा फोर्स है, एफ बी ए। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। हमने जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला ये किसका निकाला, हमने बॉल ए का निकाला, राइट। और ये बॉल ए का जो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये असल में फोर्स ही तो है, उसी की वजह से तो ये चेंज आया था, ठीक है। और अगर ये फोर्स की वजह से चेंज आया था, ये फोर्स लगाया किसने था, तो हम डायग्राम से जल्दी से देख के बता सकते हैं कि ये फोर्स यानी कि ये जो मोमेंटम ए का चेंज हुआ था ये असल में बी के फोर्स की वजह से हुआ था, और बी ने कौन सा फोर्स लगाया था, एफ बी ए। आपको मेरी बात समझ आ रही है, बढ़िया। अब इसी तरह से बिल्कुल अगर बॉल ए का मोमेंटम बी के फोर्स के लगाने की वजह से चेंज हुआ था, तो इसी तरह से बॉल बी का भी मोमेंटम चेंज हुआ था बॉल ए के फोर्स के लगाने से। तो इसका मतलब मैं सिंपली सेम चीज लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉल बी, ठीक है। बॉल बी का देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, ठीक है। मैं उसको ब्लू पेन से लिख रहा हूं सो दैट आपको समझ आए कि ये मिक्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टाइम टी, ठीक है। और हमें पता है, ठीक है, ये जो बॉल बी का मोमेंटम चेंज हुआ है ये इस फोर्स एफ ए बी की वजह से हुआ है, एफ ए बी की वजह से हुआ है, राइट, है ना। अब अगर हम चलिए ये चीजें तो हमने सारा कुछ देख के डायग्राम को देख के समझ गए, राइट। अब एक काम करते हैं, अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, देखते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि इन दो बॉल्स जब ये टकराए, इन दो बॉल्स ने एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाया था, है ना। तो इसका मतलब कि ये जो एफ ए बी है ये बराबर है माइनस ऑफ एफ बी ए, ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ना, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बस फर्क सिर्फ इतना है मुझे एक में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, राइट, राइट। तो लेट्स सी, मैं इसको इरेज करता हूं, जल्दी से देखते हैं। नाउ सी, तो एफ ए बी और एफ बी ए, पहले एफ ए बी क्या है आपका, एफ ए बी ये रहा, यानी कि मैं बिल्कुल ही इसको ऐसे ही लिखूंगा, एफ ए बी के बदले मैं ये सब लिखूंगा, ठीक है। तो एफ ए बी के बदले मैं लिखूंगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टाइम टी, है ना, इज इक्वल टू माइनस, अब एफ बी ए क्या है आपका, एफ बी ए आपका ये चीज है, यानी कि ब्रैकेट में रखता हूं, ठीक है, एम ए
वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम टी, राइट। अच्छा, हमने कहा था कि जो इनका कोलिजन हुआ था, जब ये टकराए थे तो इक्वल टाइम, दोनों एक दूसरे से इक्वल टाइम में टकराए थे ना, तो इसका मतलब ये टाइम और टाइम इक्वल है, ये कट सकता है ना। अब यहां बस आपका प्लस और माइनस का प्रॉब्लम रह गया, तो क्या करेंगे, वी कैन सिंपली से दैट दिस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ध्यान से देखिए, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इधर देखिए, ये आपका है माइनस प्लस माइनस माइनस एम ए वी ए, माइनस माइनस हो गया प्लस एम ए यू ए, राइट। अब एक काम कीजिए, इनको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, जो भी ये फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आइए, और जो भी इनिशियल वेलोसिटी की टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आइए, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। देखिए, तो अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊं तो माइनस, ये टर्म माइनस है, इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम ए वी ए, एम ए वी ए, और ये रहा आपका, ये तो प्लस ही है, तो प्लस एम बी वी बी, ठीक है। और ये जो आपकी टर्म है माइनस एम बी यू बी, माइनस है, ये उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस, पहले एक काम करता हूं, इसको लिखता हूं एम ए यू ए, और ये टर्म इधर ले आया तो प्लस एम बी यू बी, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, एम बी वी बी यही इसी इक्वल टू के इसी साइड लिखा, और एम ए वी ए इधर ले आया, ठीक है। ये माइनस था, प्लस हो गया, देखिए इसका प्लस साइन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर एम ए यू ए लिख दिया, ये इक्वल टू के इसी साइड था, इसी साइड लिख दिया, और माइनस एम बी यू बी इधर ले आया, तो ये माइनस था, प्लस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब है, असल में यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। आई होप आपने सब साथ साथ में लिख लिया होगा, ठीक है। नाउ सी, यहां से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, मास ऑफ बॉल ए, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, लेकिन कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से मास ऑफ बॉल बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, यानी कि यहां भी फाइनल मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन फाइनल मोमेंटम ऑफ व्हाट, बॉल ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। यहां देखिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ठीक है। इनका सम हो रहा है, इनका सम हो रहा है, इनका सम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है। सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, इनका सम इक्वल टू, अब यहां देखिए एम ए यू ए, ये इनिशियल मोमेंटम है आपका बॉल ए का, ठीक है। एम बी यू बी, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है बॉल बी का, और इनका सम हो रहा है, यानी कि इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है। तो क्या देखा मैंने यहां से कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम का सम था, इनिशियल मोमेंटम का सम था, यानी कि कोलिजन से पहले जो इनका मोमेंटम्स का सम था, ठीक है, या जितना मैं ऐसे कहूं कि जो टोटल मोमेंटम था कोलिजन से पहले, ठीक है, कोलिजन के बाद भी सम ऑफ टोटल मोमेंटम अभी भी उतना ही है। इन शॉर्ट, मान लो अगर कोलिजन से पहले मोमेंटम था सपोज 10, ठीक है, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम अभी भी 10 ही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। हां, इंडिविजुअल बॉल्स का मोमेंटम चेंज हो गया हो सकता है, ठीक है,
दैट मे हैव चेंज, इंडिविजुअली अलग अलग बॉल का मोमेंटम शायद चेंज हो गया होगा कोलिजन के बाद, लेकिन उनका सम, कलेक्टिव सम, कोलिजन से पहले जो सम था कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जो बॉल्स हैं उनका कोलिजन से पहले जो लीनियर मोमेंटम था, सम था लीनियर मोमेंटम्स का, वो कोलिजन के बाद भी उतना ही रह गया है या रहा है। ठीक है, इट हैज नॉट चेंज्ड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं अगर सिंपल एग्जांपल में आपको दूं, मे बी पहले ये था, मतलब इस बॉल का सपोज लीनियर मोमेंटम था 8 और इस बॉल का लीनियर मोमेंटम था 2, तो 8 + 2 कितना हो गया 10 सपोज। तो कोलिजन के बाद ऐसा हो सकता है कि मान लो इसका हो गया 7 या इसका हो गया 3 और इसका हो गया 7, तो टोटल सम अभी भी कितना है 10। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो चेंज नहीं हुआ है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहा यहां पे। आपको मेरी बात समझ आई? लेकिन यह समझने में आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज दैट? अगर आप देखें, हम जब इस पूरे सिस्टम को देख रहे थे, व्हेन आई टॉक अबाउट सिस्टम, व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टम? देखिए, सिस्टम का मतलब जिस पे आपने पूरा अपना ऑब्जर्वेशन फोकस किया है, यानी कि मेरे सिस्टम में सिर्फ ये 2 बॉल्स हैं, ए और बी, ये 2 बॉडीज हैं, और कोई चीज यहां पे नहीं है, कोई तीसरी चीज यहां पे नहीं है। नाउ लिसन, इस पूरे के पूरे सिस्टम में देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस इस सिस्टम में नहीं हो रही है। देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं। हां, जब मैंने इन बॉल्स को चलाना शुरू किया था, जब शुरू किया था तब शायद कोई फोर्स लगा होगा, लेकिन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, इन तीनों, मतलब ये पूरा टाइमलाइन जो आप देख रहे हैं, इस दौरान कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे थे। क्या इसमें फोर्सेस, फिर से सुनिए, क्या फोर्सेस लगे थे? हां, फोर्सेस लगे थे। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाए थे, इनको हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, बाहर से कोई तीसरी बॉडी इन पे फोर्स नहीं लगा रही थी। तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है अगर बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे फोर्सेस लग रहे हो, अगर वो इनके अपने इंटरनल फोर्सेस है, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड रहता है। ठीक है, अनलेस बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड नहीं रहता। ठीक है, मान लो क्या हो रहा था कि जैसे ही इन्होंने कोलाइड किया, मैंने फोर्स लगा दिया इन पे, इनको और धक्का दिया, हो सकता है मैंने इसको और थोड़ा तेज कर दिया या इसको थोड़ा स्लो कर दिया, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब नहीं पता कि मैंने कितना फोर्स, अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा मैंने कितना फोर्स लगाया था और इस पे कितना फोर्स लगाया था, तो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम नहीं करेगा। ठीक है, it only works when there is no external force applied. Okay, so now I will have a written definition here, और इसके बाद that will be all. ठीक है, so conservation of linear momentum. ठीक है, when 2 or more bodies interact with one another, the vector sum of their linear momenta remains constant. ठीक है, यानी कि जो उनका सम है मोमेंटम का, ठीक है, चाहे आप पहले की बात करो या बाद की बात करो, वो चेंज होने वाला नहीं है। कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था, सम जो मोमेंटम का था, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम का सम उतना ही रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा, या जिसको हम कहते हैं कंजर्व्ड। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, तो इंटरनल फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे थे, इंटरनल फोर्सेस, उनकी वजह से कोई मोमेंटम पे असर, ठीक है, नहीं रहेगा, उन पे कोई भी फर्क, यानी कि इस लॉ पे उन इंटरनल एक्शंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है। द ओनली कंडीशन इज दैट नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां से अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, क्या कि सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस सिस्टम पे बाहर से एक्ट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द बॉडीज, ठीक है। और अगर आप इस लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो जितने भी हमने थर्ड लॉ में एग्जांपल्स लिए थे, वॉकिंग वगैरह वो सब, ठीक है, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो सबसे ज्यादा एग्जांपल जो दी जाती है दैट इज अबाउट गन एंड बुलेट, ठीक है। तो आपको पता है कि बुलेट फायर करने से पहले गन में होती है, तो सपोज यहां पे ये बुलेट मैंने गन के अंदर ड्रॉ कर ली, तो हमें पता है गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, राइट, जीरो, दोनों का जीरो। तो जीरो, इसका भी मोमेंटम इसका भी मोमेंटम, तो सम कितना रहा, सम रहा जीरो, राइट। तो बुलेट फायर करने के बाद जब बुलेट अब निकल जाएगी गन से, ठीक है, बुलेट अब निकल जाएगी जब गन से, तो इस बुलेट की कोई वेलोसिटी होगी फायर करने पे, राइट, और इस बुलेट का कोई मास है, ठीक है। इसी तरह से इस गन का भी कुछ मास है, mg लिख रहा हूं मैं, यानी कि मास ऑफ गन, इसी तरह से मास ऑफ बुलेट, ठीक है, सॉरी इसको लिखेंगे मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर आप ये फाइनल मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गन को झटका कहां को लगता है, पीछे को, बुलेट कहां जा रही है, आगे को, तो आप ये देखेंगे कि ये जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, फाइनल मोमेंटम्स की बात कर रहा हूं, उनका सम अगर आप देखोगे वो भी जीरो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन होता है। तो ये मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में मैं प्लस लूंगा, इसके मोमेंटम को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो इसका जो भी निकलेगा माइनस इसको करेंगे तो आपको नेट क्या मिलेगा, आपको नेट मिलता है जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फायरिंग से पहले जो था, यानी कि नेट जो उनका जीरो बन रहा था, फायरिंग के बाद नेट मोमेंटम, इसका कुछ मोमेंटम है, डेफिनेटली है, इसका भी कुछ मोमेंटम है, लेकिन उनका सम जब करेंगे फायरिंग के बाद वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। इसी तरह से जब रॉकेट्स, है ना, ये रहा, सपोज मैं रॉकेट की एग्जांपल ले रहा हूं, राइट, ये रॉकेट्स जब फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो रॉकेट जा रहा होता है ऊपर और गैसेस निकल रहे होते हैं नीचे से बाहर, राइट। अब रॉकेट लॉन्च होने से पहले उसका मोमेंटम था जीरो, है ना, क्योंकि कोई मूव नहीं कर रहा था, गैसेस भी नहीं निकल रहे थे, रॉकेट भी एक ही जगह था, तो नेट मोमेंटम था इनिशियली जीरो, ठीक है। लेकिन रॉकेट लॉन्च होने के बाद आप देखेंगे रॉकेट तो ऊपर जा रहा है, तो उसका मोमेंटम जो भी होगा, जो भी वैल्यू उसकी होगी वो ऊपर की तरफ होगी, राइट, उसका डायरेक्शन ऊपर है, और गैसेस जो निकल रहे हैं वो नीचे की तरफ, तो उनका मोमेंटम जो है, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तो जो गैसेस का मोमेंटम है उसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और हमको पता है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स की वजह से, ठीक है, तो ये इक्वल फोर्सेस होते हैं, तो ये जो मोमेंटम है और ये जो मोमेंटम है दोनों इक्वल होके एक दूसरे को कैंसिल आउट, यानी कि टोटल जीरो बनेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्लस माइनस करके जब आप देखोगे तो फाइनल मोमेंटम भी जो इस पूरे सिस्टम का है वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम भी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम जो रॉकेट लॉन्च होने से पहले वो जीरो था, और सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, यानी कि रॉकेट लॉन्च होने के बाद जो फाइनल मोमेंटम का सम था, इसके मोमेंटम, अगर मैं सिर्फ रॉकेट के मोमेंटम की बात करूं तो वो जीरो नहीं होगा, सिर्फ गैसेस के मोमेंटम की बात करूं फाइनल मोमेंटम वो जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उन दोनों को सम करूं तो टोटल जीरो निकलेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।